तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज का दिन से आपको दो कहानियां सुनाऊंगा, क्योंकि दोनों कहानियों का जो टाइम है वो सेम है और साथ ही दोनों कहानियों में भी जो एंडिंग है वो भी लगभग सेम है। इस वजह से आज आपको दोनों कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताऊंगा और ये बात थोड़ा सा मुझे दुखी भी करती है। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें झारखंड में एक लड़की को लगभग 50 टुकड़ों में काटा गया था। काटने के बाद उसको दफना दिया गया। अब इस पूरी कहानी में मैंने उस लड़की का नाम डिस्क्लोज नहीं किया और बहुत ज़्यादा डिटेल भी उस लड़की के बारे में मैंने आपको नहीं दी, जैसे उसकी उम्र कितनी थी एग्जैक्टली। एक बार तो मैंने गलती से गांव का नाम ले लिया, लेकिन फिर वो भी बाद में मैंने रिपीट नहीं किया। अब इसके बारे में जब लोगों ने देखा तो उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। ज़्यादातर लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन दो चार ऐसे सज्जन थे, उन्होंने कहा कि लगता है लड़की जो थी वो मुस्लिम थी, इस वजह से उसका नाम नहीं लिया गया। और एक ने तो सीधा सीधा कह दिया कि लड़की मुस्लिम थी इसलिए नाम नहीं लिया। लेकिन थोड़ा सा अगर ये तमाम चीज़ें अगर आप कहते और कहने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, तो मैंने बताया था कि उस लड़की के साथ कत्ल होने से पहले रेप हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी रेप पीड़िता का नाम लेना, उसकी पहचान उजागर करना हमारे देश के कानून के खिलाफ है। तो अगर हर जगह हर कहानी में हिंदू मुस्लिम ये चीज़ें अगर हम ना खोजें तो शायद चीज़ें और दुनिया दोनों आसान हो जाएगी। क्योंकि हर जगह अगर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के ही दुश्मन हैं, तो जहाँ ये दोनों एक साथ नहीं है वहाँ फिर कौन किसका दुश्मन है। जैसे आज की खबर आपको बताऊँ तो सीरिया के ऊपर तुर्की के कुछ लोगों ने मिल भगत करके अटैक करवा दिया। 257 के करीब उसमें मरे। अब ये 257 जो थे वो भी मुस्लिम थे, उनको मारने वाले भी मुस्लिम थे। ऐसे ही आप किसी और देश की कल्पना कर लीजिए, नेपाल में, वहाँ हिंदू हैं, आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। तो हर जगह हर क्राइम में अगर हिंदू मुस्लिम आप खोजेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। खैर, अब बढ़ते हैं पहली कहानी की तरफ। पहली कहानी केरल की है। आज केरल के मलप्पुरम कोर्ट में एक फैसला आता है और इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जज साहब ने साफ साफ कहा कि ये जो शख्स है इसने जो कुछ किया है इसको इसके किए की सज़ा 10, 20, 30, 40 साल की उम्र कैद या फिर इससे ज़्यादा की उम्र कैद पे नहीं मिल सकता। लिहाजा ये कोर्ट इस आरोपी को 141 साल की सशक्त कारावास की सज़ा देती है। अब कोई इंसान जिसको लगभग 150 सालों की सज़ा हुई हो, तो अपने आप में ये कहानी कैसी होगी, इसको जानने के लिए तमाम लोग हैरान थे। जब ये फैसला आ जाता है तो आपस में तमाम लोग बातचीत करते हैं और फिर पता करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से एक शख्स को 150 सालों की कारावास सुना दी गई। तो फिर यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2017 में। केरल के ही मलप्पुरम में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक लड़की थी, उसकी माँ थी, उसके पिता थे। 13-14 साल उस लड़की की भी उम्र थी। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। पैसे कम थे, लेकिन जितने भी थे उसे घर परिवार का गुजर बसर हो जा रहा था। लेकिन इस परिवार की खुशियां ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। साल 2013-14 के आसपास उस घर के मुखिया का एक्सीडेंट हो जाता है। अब मुखिया का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। मौत होने के बाद अब तमाम जिम्मेदारी उस लड़की की माँ पे आ जाती है। जैसे तैसे करके माँ अपनी बच्ची के पेट को पालने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता है, महंगाई आती है, तब उसे लगता है कि तो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, ज़्यादा कुछ हुनर भी नहीं है, और जवान बेटी घर पे छोड़ के वो काम पे भी नहीं जा सकती, बिटिया को भी काम पे नहीं भेज सकती। लिहाजा उसे लगा कि अगर कहीं उसकी शादी हो जाए तो एक छत मिल जाएगा, बिटिया को बाप का सहारा मिल जाएगा। इसी वजह से फिर उसने शादी करने का फैसला किया और फाइनली साल 2015 के आसपास एक शख्स से उसकी शादी हो जाती है। अब जब शादी हुई तो शादी होने के बाद भी तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। 1 साल शादी को गुजरते हैं, पूरा परिवार एक दूसरे में रच बस जाता है। दोनों एक दूसरे को मियाँ बीवी जैसे प्यार भी करने लगते हैं, तमाम नज़दीकी आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे माँ नोटिस करती है कि उसकी जो बेटी है वो थोड़ी सी गुमसुम रहने लगी है। अब बेटी गुमसुम रहने लगी, माँ को लगा कि शायद अपने पिता को याद कर रही है, अपने पिता को मिस कर रही है, इस वजह से परेशान है।
शायद किसी और को बाप के तौर पे स्वीकार नहीं कर पा रही, इस वजह से ये दुखी रह रही, इस वजह से माँ ने इग्नोर किया। लेकिन इस लड़की का एक दोस्त था, वो भी बार बार नोटिस करता कि जो लड़की है कुछ साल पहले तक बड़ी हंसती बोलती रहती थी, इवन पिता के मौत के बाद भी वो काफ़ी खुश रहती थी। दुख तो था लेकिन बाकी दुनियादारी में वो हंसी खुशी खेलती रहती थी, उम्र भी कम थी। लेकिन जब से ये नई वाली शादी हुई और शादी के कुछ महीने गुजरे, तब से ये लड़की बड़ी दुखी रह रही है। अब एक दोस्त ने जब ये बात नोटिस की तो फिर उसे लगा कि एक बार पूछते हैं। उसने उस लड़की से पूछा। जब पूछा तो लड़की ने फिर कहा कि कुछ नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो, मुझसे बात मत करो। लेकिन लड़के के दिमाग में एक चीज़ थी कि कुछ तो गड़बड़ है और मुझे इसके पीछे की वजह भी जाननी है। लिहाजा वो लड़का बार बार इससे बात करता, इससे कहता कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। अब लगातार ये लड़की जब ये लाइनें सुनने लगी तो एक दिन फिर इसके भी सब्र का बांध टूटता है और ये झुंझला के कहती है कि देखो ऐसा है, मेरे साथ जो हो रहा है इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये लाइन जब लड़की बोलती है तब लड़के को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अब तक डाउट था लेकिन लड़की अब खुद कह रही है। तब इसने कहा कि कुछ भी हो तो मुझे बताओ। लगातार जब लड़का फोर्स करने लगा तब लड़की ने बताया कि मेरी जो माँ है, उन्होंने जिससे शादी की है, वो मेरे साथ रेप करता है। अब ये बात जब लड़का सुनता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़का इस लड़की को पसंद भी करता था। इसके बाद ये लड़का उस लड़की से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तब लड़की कहती है कि मैं कौन सा कदम उठाऊं, मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो मुझे और मेरी माँ को मार डालेगा, और अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं फिर जीऊंगी कैसे। तब वो लड़का इस लड़की को हिम्मत देता है और कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो धमकी मिल रही महज एक डायलॉग है, और आज नहीं तो कल तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो कब तक तुम अपने आप को किसी गैर मर्द के सामने परोसती रहोगी। लड़की के अंदर भी दर्द था, लगातार उसके साथ गलत हो रहा था। इधर इस दोस्त ने जब हौसला दिया, हिम्मत दी, तब एक दिन ये हिम्मत करके अपनी माँ से ये बात बोलती है कि माँ, ये जो मेरे नए वाले पापा हैं ये मेरे साथ बहुत कुछ गलत करते हैं। अब ये बात जैसी माँ सुनती है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस छत के लिए, जिस बाप के प्यार के लिए ये दोनों इससे करीब आए थे, इससे रिश्ता बना रहे थे, असल में उसने ही बेटी के साथ इतना गलत किया। फौरन माँ अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे फौरन मुकदमा करवाती है, FIR करवाती है। पुलिस भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है। फौरन उस लड़की का मेडिकल होता है, पता चलता है कि इस लड़की के साथ एक नहीं, पिछले कई महीनों में कई बार कुकर्म किया गया था। फौरन उस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके मामला कोर्ट में लेके जाया जाता है। लेकिन अब इस देश की विडंबना आप देखिए, एक लड़की है नाबालिग, उसके साथ रेप हुआ है, तमाम सबूत हैं, तमाम गवाह हैं, मेडिकल है, और ये कहा गया है हमारे कानून में, खासकर निर्भया केस के बाद, कि जब पॉक्सो का केस होगा तो उसमें सजाएं भी जल्दी होंगी और सजा भी भयानक होगी। साल 2017 से ही ये केस चल रहा था, साल 2024 आ गया, साल 2017 से 24 आप जोड़ लीजिए तो 7 साल गुजर गए। 7 साल बाद इस केस में लोअर कोर्ट का फैसला आता है। लोअर कोर्ट ने माना कि ये जो शख्स है, इस लड़की का बाप, सौतेला बाप, उसने अपनी सौतेली बिटिया के साथ गलत काम किया है। इस वजह से इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा के तौर पे फिर 141 साल की सशक्त कारावास और लगभग 7.5 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे सज़ा सुना दी। ये लोअर कोर्ट का हाल है। हालांकि सज़ा तो ऐसी थी कि भाई तबीयत प्रसन्न करने वाली, लेकिन अभी ये लोअर कोर्ट का फैसला है। अभी ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और अगर किसी भी कोर्ट ने कभी भी बेल दे दी कि ठीक है तुम बाहर जाके अपने केस की पैरवी कर सकते हो, तो फिर जब तक फैसला होगा तब तक तो वो व्यक्ति अपनी उम्र पार कर चुका होगा। लेकिन चलिए, देर सही, शायद कभी इंसाफ हो। ये पहली कहानी थी। अब आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि दूसरी कहानी भी लगभग मिलती जुलती है। यहाँ भी एक नाबालिग लड़की, उसके साथ कुछ गलत करने वाली भी नाबालिग
उसको कुछ गलत फहमी, और यहीं से न जाने कितने घर, न जाने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। कहानी बिहार की है, बिहार के जहानाबाद की है। और साल 2017 में जहानाबाद में एक मोहल्ला है जाफरगंज। ये पूरा मोहल्ला साल 2017 में एक ऐसी चीज़ को देखता है कि पूरा मोहल्ला एक बार सकते में आ जाता है कि आखिर ऐसा हीनियस क्राइम हमारे देश में या फिर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में कैसे हो सकता है। बात जहानाबाद की है, जहानाबाद में जाफरगंज मोहल्ला। इसी मोहल्ले में दो सहेलियां रहा करती थीं। एक का नाम सना, एक का नाम मुस्कान, दोनों नाबालिग। इस वजह से दोनों के जो नाम है वो काल्पनिक है। दोनों एक दूसरे की पक्की सहेली थी, एक दूसरे के साथ दोनों की दोस्ती थी। आलम ये था कि एक ही स्कूल से इन्होंने 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई की, उसके बाद 9th, 10th, 11th और इस बार इनका 12th होना था, यानी 16-17 साल की इन दोनों की उम्र। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों रहती, एक दूसरे के साथ बातचीत किया करती। बदकिस्मती से जो सना थी, उसके जो फादर थे, लगभग 3 साल पहले उनकी मौत हो जाती है। वो कुछ टेम्पो वगैरह चलाने का काम करते थे। एक बार ठंडी में टेम्पो लेके जा रहे थे, इसी दौरान एक ट्रक वाला आता है और आने के बाद उड़ा देता है। इससे पहले कि उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, इनकी मौत हो जाती है। अब घर में एक बेटी और बाकी और लोग, धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी। बाकी जो बच्चे थे वो कमाने चले गए, लेकिन बाहर रह के भी कितना ही पैसा मिलता। घर पे अकेली सना और सना की माँ। कभी कभार ऐसा होता कि सना मुस्कान के यहाँ ही रुक जाती। तमाम पूरा मोहल्ला इन दोनों की दोस्तियों की मिसालें दिया करते कि भाई सना अगर यहाँ है तो मुस्कान यहाँ होगी, अगर मुस्कान नहीं दिख रही तो सना भी नहीं दिखेगी। आपस में घंटों तक ये लोग बातचीत भी किया करते। इसी दौरान अचानक से सितंबर महीने की बात है, पुलिस को एक फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला शख्स एक हॉस्पिटल से बताता है कि यहाँ पे 7 दिन पहले एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, यानी एक पीड़िता आई थी और आज उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने ये केस जब सुना तो उनको बड़ा अजीब लगा कि यार 7 दिन पहले कोई आया था, आज उसकी मौत हो गई है, तो 7 दिन पहले या तो बताना था या फिर आज क्यों बता रहे हैं। थोड़ा सा पुलिस वालों ने टटोलने की कोशिश की कि भाई मामला क्या था। तब उस फ़ोन करने वाले ने कहा कि साहब आप खुद आके मामला देख लीजिए। अब पुलिस जब ये बात सुनती है, चूँकि मौत होने के बाद ये भी डर था कि कहीं अंतिम संस्कार वगैरह के लिए फ़ौरन ना लेके चले जाएं। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद देखती है कि एक 16-17 साल की लड़की मौत के मुंह को अपने आगोश में लेके मरी पड़ी है। लड़की का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, पहचानने से चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। आसपास के तमाम लोगों से जब पुलिस वालों ने पूछा कि इसके साथ क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि इस लड़की के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया था। पुलिस वालों ने पूछा कब, तब डॉक्टरों की टीम ने बताया कि लगभग 1 हफ्ते पहले। अब 1 हफ्ते पहले आप सोचिए कि किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया। एसिड अटैक का ये केस था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये देखिए कि डॉक्टरों ने 1 हफ्ते तक इस मामले को उलझा दिया। खैर, अब लड़की की जब मौत हुई तब डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूले। उन्होंने फिर पुलिस को इत्तला किया। अब पुलिस की टीम जांच पड़ताल शुरू करती है। तमाम जांच पड़ताल, तमाम सबूत, तमाम और पूछताछ जब करती है तो फाइनली जो शक की सुई थी वो किसी और पे नहीं, सना की एकमात्र सहेली मुस्कान पे जाती है। पुलिस की टीम मुस्कान को उठाती है। उठाने के बाद अपने साथ लाती है। लाने के बाद अब मुस्कान से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में जब मुस्कान से पूछताछ हुई तो मुस्कान ने कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोस्त हूँ, तो मेरी पक्की सहेली थी, आप पूरे मोहल्ले में किसी से पूछ सकते हैं। मोहल्ले वालों ने भी कहा कि मुस्कान कर ही नहीं सकती, चूँकि दोनों तो 2 जिस्म एक जान थे। लेकिन धीरे धीरे जब सबूतों को टटोला गया तो तमाम चीज़ें, जैसे उस दिन मुस्कान का आना और भी कुछ और सबूत, मुस्कान के कपड़े पे भी जलने के निशान, इस वजह से फिर पुलिस को लगा कि मुस्कान झूठ बोल रही है। उसके बाद उन्होंने मुस्कान से सख्ती बरती। जब सख्ती बरती तब जो कहानी पता चली वो कहानी इतनी हैरान करने वाली थी कि इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। दरअसल मुस्कान और सना दोनों पक्की सहेली थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। इसी दौरान जो मुस्कान थी वो अपनी भाभी के
भाई से बात करती थी। बात शुरू में मजाक मजाक में हुई, उसके बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए। उसके बाद दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करने का सपना देखने लगे। अब मुस्कान को जब भी मौका मिलता तब वो बातें करती, माँ के फ़ोन से, अपने फ़ोन से। जब मौका मिलता तब उससे मिलने की कोशिश करती। मुस्कान के दिमाग में बस एक ही प्लान था कि कैसे भी करके इस लड़के से मेरी शादी हो जाए। बड़ा अच्छा लड़का है, मुस्कान जी जान से प्यार करती थी। लेकिन इसी दौरान मुस्कान का फ़ोन एक बार पानी में गिर जाता है। अब मुस्कान का फ़ोन जब पानी में गिरा तो बातचीत बंद हो गई। मुस्कान काफ़ी परेशान हो गई। इस बारे में उसने सना से कहा। सना ने जब पूछा कि भाई तुम क्यों दुखी हो, उसने बताया कि मेरा फ़ोन टूट गया और तुम्हारे जीजा से बात नहीं हो पा रही। सना ने कहा बस इतनी बात, एक काम करो, तुम मेरा फ़ोन ले लो और मेरे फ़ोन से तुम बातचीत कर लिया करना। अब ये बात मुस्कान सुनती है, सुनने के बाद खुश हो जाती है कि चलो दोस्त ने दोस्ती निभाई। इसके बाद अब सना के फ़ोन से वो बातचीत करना शुरू करती है। अब जब उस लड़के का भी मन होता तो फ़ोन करता तो सना फ़ोन उठाती, फिर सना जाके मुस्कान से बात करवा देती। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मुस्कान नहीं थी तो लड़का अब सना से भी बातचीत करने लगा। इधर सना भी ना चाहते हुए इस चीज़ में फिसल जाती है। अब सना और वो लड़का भी एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे मुस्कान का फ़ोन बन गया, लेकिन अब मुस्कान के पास वो लड़का फ़ोन ही ना करे। इधर मुस्कान फ़ोन करे तो फ़ोन वेटिंग जाए, चेक करवाने के लिए वो सना के पास फ़ोन करे तो पता चले सना का भी वेटिंग जा रहा। अब एक बार हुआ, दो बार हुआ, दोनों तीनों बार मुस्कान ने इग्नोर किया कि शायद सना किसी और से बात कर रही होगी, मुस्कान किसी और से, यानी वो लड़का किसी और से। लेकिन धीरे धीरे दोनों से जब पूछे और दोनों झूठ भी बोले तो कई बार इसने फिर चेक करना शुरू किया कि कौन किससे कब बातें कर रहा। जब कई बार कॉल किया और दोनों का फ़ोन सेम टाइम पे बिजी आने लगा तब कहीं ना कहीं डाउट हुआ। और भी चीज़ों से चेक किया तो फिर कंफर्म हो गया कि दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अब एक तरफ बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, दूसरी तरफ सहेली ने। बॉयफ्रेंड तो दूर था तो फिर जो पूरा गुस्सा फूटना था वो सहेली पे ही फूटना था। प्लान बना कि अब सना को मार देना है, क्योंकि सना ने जो किया बहुत गलत किया। लेकिन अब कैसे सबक सिखाएं? तमाम रिसर्च करते कराते मुस्कान के दिमाग में आइडिया आया कि जिस शकल के दम पे इसने मेरे आशिक को फंसाया है, अगर उस शकल को ही मैं बिगाड़ दूं तो शायद वो आशिक इससे दूर हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। इसके लिए फिर उसने सोचा कि क्या करें। तब दिमाग में प्लान आया कि क्यों ना सना के चेहरे पे तेजाब डाल दिया जाए। इसके बाद एक दुकान से तेजाब लेके आती है और सना अपने घर में 21 अगस्त साल 2017 को जब सो रही थी, मुस्कान घर के अंदर दाखिल होती है और उसके चेहरे पे तेजाब का पूरा एक बोतल उड़ेल देती है। पूरा चेहरा सना का जल जाता है, पूरा सीना जल जाता है, गला जल जाता है, चीखती है, चिल्लाती है। चीख पुकार सुन के तमाम लोग आते हैं। मुस्कान वहाँ से भाग जाती है। इसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी इधर उधर केस घुमा दिया। जांच पड़ताल करते रहे, इलाज करते रहे, लेकिन फिर सना बचती नहीं, उसकी मौत हो जाती है। और फिर जब मौत होती तब ये मामला पुलिस तक जाता है। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं फ़ौरन चार्जशीट बनाते, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि जो लड़की थी वो माइनर थी, तो जुवेनाइल जस्टिस के सामने इसको पेश करना था। जुवेनाइल कोर्ट में इस लड़की को पेश किया गया। साल 2017 से ये मामला चल रहा था, आप सोचिए। और आज जाके इस केस का फैसला आया है। इस केस में मुस्कान को दोषी माना गया। हत्या भी हुई है, तेजाब का भी एक केस बनेगा, लेकिन चूंकि अब लड़की 18 की नहीं थी तो इसको जो सज़ा हुई है वो सज़ा 10 साल की हुई है। 10 साल इसको जेल में रहना होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 10 साल जेल में रहने का मतलब न जाने कितनी बार पैरोल मिलेगी और हो सकता है अच्छे व्यवहार के चक्कर में बीच में ही इसे छोड़ दिया जाए। तो एक लड़की जिसने इतना हीनियस क्राइम किया उससे महज 10 साल की सज़ा इसलिए हुई चूँकि 18 साल से थोड़ा सा कम थी। ये हमारे देश की न्यायपालिका है। और आप सोचिए कि साल 2017 से मामला ओपन एंड शट था, इंटेंशन था, मोटिव था, वेपन था, सर्कमटेंशियल एविडेंस थे, उसके बाद भी इतनी कम सज़ा। खैर, तो फिलहाल ये दो कहानियाँ थी, मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात हुई कल दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए।
अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।